the reading is how close the reading is to the true value. एक्यूरेसी मतलब है कि आपकी रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू से कितने करीब है, और प्रिसीजन का मतलब ये है कि रेंज ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज या फिर आपकी जो है वो हाउ क्लोज द वैल्यूज आर विद ईच अदर, यानी कि आपकी रीडिंग जो है कितनी कम रेंज में आ रही है या आपकी रीडिंग एक दूसरे से कितना करीब आ रही है, दैट इज योर प्रिसीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। In a particular experiment, the quantities L and T are measured with the same percentage uncertainty. State and explain which of these two quantities contributes more to the uncertainty in the value of E. क्या होता है कि L और T जो है वो दोनों की अनसर्टिनिटी सेम है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी दोनों की सेम है, यानी जितने परसेंट एरर L में है उतने परसेंट एरर T में है। तो अब ये बताएं कि कौन जो है वो E की वैल्यू में अनसर्टिनिटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। अब देखिए E का फॉर्मूला देखिए ज़रा क्या बन रहा था। E का फॉर्मूला बन रहा था ये, E का फॉर्मूला बन रहा था 16 पाई स्क्वायर ml³ अपॉन टी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी क्यूब, ये E का फॉर्मूला बन रहा था हमारा। ठीक है, अब इसमें हुआ ऐसा कि आपका जो है वो जो दो वेरिएबल्स ने दिए हुए हैं, इसमें एक वेरिएबल्स ने दिया हुआ है L और एक वेरिएबल दिया हुआ है T, कह रहे दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम है। तो T और L दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम है, लेकिन जो T पे है पावर है 2, तो T की जो भी परसेंटेज एरर होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, और L की जो भी परसेंटेज एरर होगी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह ओवरऑल जो ज़्यादा परसेंटेज एरर हो जाएगी किसकी हो जाएगी, L की हो जाएगी, क्योंकि L पे पावर 3 है तो उसकी परसेंटेज एरर जो है वो 3 टाइम्स होगी, और T के ऊपर पावर 2 है तो उसकी परसेंटेज एरर 2 टाइम्स होगी। तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका हो जाएगा, L का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जवाब में हम क्या लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे कि L हैज़ मोर कॉन्ट्रीब्यूशन, L has more contribution to the uncertainty of E as power is 3 compared to power of T, तो जो है वो L ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उस पर पावर 3 है और T पे जो है पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि स्टेट 2 SI बेस क्वांटिटीज अदर देन मास लेंथ एंड टाइम। बेस क्वांटिटीज की बात हो रही है, बेस यूनिट्स की बात नहीं हो रही। तो बेस क्वांटिटीज हमने तो 5 पढ़ी है, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर एंड करंट, ये हमारी 5 बेस क्वांटिटी हमारे सिलेबस में। वैसे इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बेस क्वांटिटीज है। बाल आप टेम्परेचर लिख दें और इलेक्ट्रिक करंट लिख दें। टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, और आप चाहें तो उसकी जगह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, और उसकी जगह आप चाहें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। चाहें तो उसकी जगह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, उसकी जगह ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। पार्ट बी में करेंगे आप, बीम इज clamped at one end and an object X is attached to the other end of the beam as shown. The object X is made to oscillate vertically. The time period of the oscillation is given by T is equals to capital K under root ml cube upon E, where m is the mass
L is the length, E is the young modulus and K is a constant. तो आपको सबसे पहले साबित करना है कि SI बेस यूनिट्स ऑफ यंग मॉडुलस आर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये साबित करना है कि यंग मॉडुलस जो है इसकी यूनिट जो है वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये वही वाली बात है कि यंग मॉडुलस अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमें यूनिट्स तो सबकी पढ़ ली है ना हमने। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बताता हूँ। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब अगर आप इसकी यूनिट्स लिखें तो स्ट्रेस की यूनिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्ट्रेस यूनिट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो क्या होती है। वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। एंड स्ट्रेन हैज नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो यूनिट ऑफ ई जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगी। और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर माइनस 2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर -1 एंड सेकेंड -2, ठीक। उसका देखिए डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ के। अब आप के की बेस यूनिट निकालना है तो पहले आपको सब्जेक्ट में इस फॉर्मूले में के को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टी बराबर है कैपिटल के अंडर रूट ml³ अपॉन ई, ml³ अपॉन ई। यहाँ से आप के को सब्जेक्ट बनाएंगे तो के बराबर हो जाएगा टी अंडर रूट ई अपॉन ml³, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब चीज़ों की यूनिट पुट करेंगे, चीज़ों की यूनिट पुट करेंगे आप ऑफ के। देखें जो टी है, टी यहाँ पर टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अंडर रूट ई यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस की यूनिट अभी आपने क्या निकाली है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड -2। एम मास है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। एल लेंथ है और लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर की। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा सेकेंड और सारे माइनस नीचे नहीं आए तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे -1 नीचे आके +1 हो जाएगा तो मीटर की पावर 4 हो जाएगी और सेकेंड -2 नीचे आके सेकेंड +2 हो जाएगा। तो बचेगा सेकेंड अंडर में बचेगा 1 अपॉन मीटर 4 सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर 4 सेकेंड स्क्वायर में क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और मीटर 4 से मीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बस सेकेंड और अंडर रूट से बाहर आके क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर और सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ऐसा ही बेस यूनिट ऑफ के क्या होगी, मीटर -2, ठीक है। आई होप की सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गई होगी सब लोगों को। अब ये कह रहे हैं कि डाटा इन एसआई यूनिट्स फॉर द ऑसिलेशंस ऑफ एक्स आर शोन इन फिगर 1.2, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, टी की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, के की वैल्यू, और इन वैल्यूज के साथ जो अनसर्टेनिटी दी हुई है वो परसेंटेज में दी हुई है इसने, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं दी है बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है। टी में 2% एरर है, एल में 0.2% एरर है, मास में 0.1% एरर है, के में 1.5% एरर है। अब ये कह रहा है कि आप ई कैलकुलेट करें और इसकी एक्चुअल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें, जिनके परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कर लेते हैं। पहले बताएं ई का फॉर्मूला है क्या है। ई का फॉर्मूला ई इज टू के अंडर रूट ml³ अपॉन, क्या है इसका फॉर्मूला यार, फॉर्मूला था टी इज टू के अंडर रूट ml³ अपॉन ई, फॉर्मूला ये लिखा था, ठीक है। फॉर्मूला था टी इज टू के अंडर रूट ml³ अपॉन, ये फॉर्मूला था। हमें ई को कैलकुलेट करना है। अब ई को कैलकुलेट करने के लिए तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाने के लिए अंडर रूट से बाहर निकलना पड़ेगा, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर और सब कुछ अंडर रूट से बाहर आएगा ml³ अपॉन,
यहाँ पर आप ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर एम एल क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब सब चीज़ों की वैल्यू पुट कर दें आप। के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.48 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर। एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2068। एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.892 का क्यूब। की वैल्यू है 0.45 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डाटा इन एसआई यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें यूनिट, इसने बताया कि इसकी जो भी यूनिट है वो एसआई यूनिट है, यानी कि इसने यूनिट लिखी नहीं, लेकिन इसने लिख दिया कि सब चीज़ें एसआई यूनिट में, यानी कि लेंथ मीटर में होगी, मास किलोग्राम में होगा, वो अंडरस्टूड है कि सब कुछ एसआई यूनिट में उसने बोल दिया। अब फटाफट ये सारी वैल्यूज पुट करके मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। ऑलराइट, तो इसका आंसर जो है वो आयशा बेटा, आप आंसर दोबारा चेक करो, मेरे ख्याल से आंसर नहीं है। अच्छा, ये आप लोग जो आंसर मुझे 1.58 बता रहे हो, 1.58, इस आंसर में 1.58 के बाद 7 भी आ रहा है मुझे, जो आफाफ ने जो आंसर भेजा है और मलिया ने जो आंसर भेजा है 1.58 के बाद 7 भी आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, लेकिन अगर आप 1.58 तक लिख रहे हो ना, तो फिर इसको 1.58 लिखना गलत होगा, क्योंकि आगे 7 है। तो अगर आपको 1.58 तक लिखो तो उसको आप राउंड ऑफ करके 1.59 लिखोगे। आज समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा, एक काम करें, आप लोग बताएं कैलकुलेटर पे पूरी वैल्यू बताएं क्या आ रही है एग्जैक्ट। 1.587 और आगे कुछ आ रहा है 1.5876, और 6 के आगे कुछ आ रहा है 1.786088, ये आ रहा है। अब देखिए आपके ऊपर है आप कितनी डेसिमल प्लेस तक जा रहे हो, लेकिन आप जिस डेसिमल प्लेस तक जा रहे हो उसको प्रॉपरली आप जो है ना वो राउंड ऑफ करो। अगर आप इसको सिर्फ 1.58 तक जाना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे 1.59। अगर आप 1.7 तक जाना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे 1.588। ठीक है, और अगर आप जो है वो 1.5876 तक जाना चाहो तो आप तो क्या लिखोगे 1.5876, तो 6 के आगे 0 है, राउंड ऑफ होके 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है आप कहाँ तक जाना चाह रहे हो, 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस तक, जितने भी डेसिमल प्लेस तक आप जाना चाहते हो जाओ, लेकिन वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखो। तो इसलिए 1.58 लिखना भी गलत होगा और 1.587 लिखना भी गलत होगा। तो आप या तो इसको 1.58 लिखो या फिर इसको आप 1.588 लिखो, आपकी मर्जी है। तो इसको हम 1.59 कर देते हैं, फिर 2 डेसिमल प्लेस या 3 तक चले जाते हैं, चलें 1.588 इंटू 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 आ रहा है ना, इंटू 10 की पावर 10, और इसकी यूनिट जो होती है वो पास्कल होती है, यानी कि किलोग्राम
बीटा इनवर्स सेकंड माइनस 2। अब हमें चाहिए इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, हमें चाहिए इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब देखें हमें जो, अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी टी किसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल, क्योंकि एल पे क्यूब है, एन प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी, क्योंकि टी पे स्क्वायर। हमने पढ़ा कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं, हमने पढ़ा कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होती हैं वो जमा हो जाती है, और उनके ऊपर जो पावर होती है वो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई भी हो जाती है। तो लिहाजा जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई है उसमें मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि के का स्क्वायर है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास को मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसकी पावर 1 है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लेंथ पे क्यूब है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। अब यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें कितनी है, सॉरी ये क्या कहते हैं के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से दी हुई है 1.5%, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1.5% प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास इज 0.1%। इस पे कोई नंबर नहीं है क्योंकि इस पे कोई पावर नहीं, तो 0.1 हो जाएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, लेंथ की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी 0.2% है, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगी क्योंकि एल पे क्यूब है। और प्लस टी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2.0 है, लेकिन वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा क्योंकि टी पे स्क्वायर है। तो अभी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई बनी वो कितनी बनी, बनी 2 इंटू 1.5 3% प्लस 0.1% प्लस 0.6% प्लस 4.0%, तो हो जाएगा 347.7%। लेकिन हमें परसेंटेज एरर नहीं चाहिए, हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी नी का मतलब क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन ई मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब। और ये बराबर है किसके, 7.7%। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा ई को सब्जेक्ट बनाएं तो आपका डेल्टा ई जो है वो बराबर आएगा किसके, 7.7 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ई। वैल्यू ऑफ ई कितनी है, 1.588 एक्सपोनेंट 10 एंड डिवाइड बाय 100। जरा ये बताएं कितना है, 7.7 इंटू 1.588 एक्सपोनेंट 10 डिवाइड बाय 100। भले तुमने एक्सपोनेंट 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया शायद।
ऑलराइट, क्या बना 1.1.2 क्या हो जाएगा ना ये 1.22 एक्सपोनेंट 9, तो मैंने 1.22 एक्सपोनेंट 9। मसला कि हमारी ई की वैल्यू आई है वो आई है 1.588 एक्सपोनेंट 10, और जो हमारी डेल्टा ई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.22 एक्सपोनेंट 9। अब सबसे पहली बात तो ये है कि 10 की पावर जो है वो मैच होनी चाहिए। तो 10 की पावर 10 है, इसको 10 की पावर 9 को 10 की पावर 10 करना है, तो जाएगा 0.122 इंटू 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 मैच हुआ। फिर ये कि जो अनसर्टेनिटी होती है वो सिर्फ एक एसएफ में होती है, तो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर 10। और फिर तीसरी बात ये कि अनसर्टेनिटी का डेसिमल प्लेस और वैल्यू का डेसिमल प्लेस मैच होना चाहिए। तो अनसर्टेनिटी जो है डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक है, तो 1.5 तक हमारी वैल्यू होना चाहिए, लेकिन तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1.6 हो जाएगी, 1.6 एक्सपोनेंट है। तो आपकी की वैल्यू होगी 1.6 एक्सपोनेंट 10 प्लस माइनस 0.1 एक्सपोनेंट 10। हाँ भाई, क्या ख्याल है, बात समझ में आई कुछ? आई होप के बाद जो आप लोग की समझ में आ गई है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का एक सवाल मैंने आपको टास्क के तौर पे दिया था, तो ये बताएं कि आप में से किसी ने सॉल्व किया वो सवाल? एक मैंने एमसीक्यूज दिया था ना हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, किसी ने सॉल्व किया आप लोगों में से ये? जल्दी बोलो भी, किसी ने सॉल्व किया या नहीं किया? मेरे ख्याल से किसी ने सॉल्व नहीं किया ये। अच्छा चलिए, एक काम करें, हमारी कल भी क्लास है ना, आपको एक दिन और देता हूँ। चलो, एक दिन और देता हूँ, सब लोग ट्राई करें इसको, और कल की क्लास तक आप लोग और सॉल्व कर लें, वरना फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग जो कल तक का टाइम और लेना है। अच्छा देखिए, अब आगे जो इस चैप्टर में मामला आते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों को वो बताया होगा ना, आप लोग ये जो कॉलेज में क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, बताया कॉलेज वालों ने? कॉलेज में क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, कुछ बताया है अभी? 21। अच्छा, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 21 का मतलब क्या होगा? आज क्या है, 17 है आज, 17 18 19 20 21, सही है, ठीक है। तो 21 यानी कि मंडे से स्टार्ट होंगी आप लोग की क्लासेस। आज थर्सडे है, सही है, ठीक है। तो हमें जो है वो कल का टाइम और मिलेगा, कल की क्लास और है ना हमारी। 50-50 स्प्लिट का क्या मतलब है?
अच्छा, तो आधे बच्चे क्लास में आएंगे, आधे बच्चे ऑनलाइन आएंगे। अच्छा, ये किस तरह पता चलेगा ये कौन से आधे क्लास में होंगे, कौन से ऑनलाइन होंगे? अच्छा, वो आज इन्फॉर्म करेंगे ये। अच्छा, ये बताएंगे कि भाई किसको जो है वो ऑनलाइन आना है, किसको वो है। अच्छा। अच्छा, और फिर अगली क्लास में क्या होगा? जो ऑनलाइन होंगे वो फिर तो क्लास में आएंगे, जो क्लास में होंगे वो ऑनलाइन होंगे। अच्छा, गुड। चलिए, तो अच्छी बात है। चले, सही है। अच्छा, देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, हमने अनसर्टेनिटी भी कर ली और वो भी कर ली। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो हम बात करेंगे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें करने हैं ना, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास जो है वो, एक सेकेंड। जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अब वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है उसमें हमें जो है वो, मैं बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वो कहलाती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे, उनका मतलब क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, उसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एमीटर यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए, जब मीटर रूल यूज होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, वगैरह वगैरह। चार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हम वर्किंग पे बात करेंगे। एक्चुअली तीन समझ लें आप। पहला जो है वो आपका वर्नियर कैलिपर्स है, बात होगी। दूसरा जो है आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, जिस पे बात होगी। तीसरा जो है आपका सीआर है। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि इनकी रीडिंग किस तरह ली जाती है, यानी कि हमें सीआरओ का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देखना है सीआरओ रीडिंग कैसे लेता है। सीआरओ और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो आपको पढ़ाया गया होगा ओ लेवल्स में। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना सीखी थी आप लोगों ने ओ लेवल्स में? वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना सीखी थी आप लोगों ने ओ लेवल्स में? हाँ भाई, आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना सीखी थी? सब लोगों ने बताया सर, यस या नो करके बताएं। ऑल राइट। तो देखिए, अगर आप लोगों ने जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना सीखी थी, तो आप लोगों ने अपना टाइम ज़ाया किया था, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो है वो अब आपके ओ लेवल्स में नहीं है। ठीक है, तो चले, कोई बात नहीं, आप लोगों ने एक एडिशनल चीज़ सीख ली थी।
तो ये मैं आपको वर्नियर कैलिपर कराऊंगा, ठीक है। तो एहतिशाम, तुमने कब पढ़ा वर्नियर कैलिपर? मैं तो तुम्हें वर्नियर कैलिपर पढ़ाया नहीं था ओ लेवल्स में। चलो खैर, बहरहाल वो, हाँ ठीक है, तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, लेकिन बेटा मुझे पता है तुम स्कूल में कितना पढ़ते थे। एनीवेज, तो मान लिया वर्नियर कैलिपर ओ लेवल्स के सिलेबस में नहीं था, लेकिन मान लिया हम करेंगे, अभी इसमें है ये। और माइक्रोमीटर और सीआरओ आपने किए होंगे। माइक्रोमीटर और सीआरओ जो है वो तो जाहिर है ओ लेवल के सिलेबस में भी थे। तो ये तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, तो ये टॉपिक आपको कंपेरेटिवली आसान लगेगा, क्योंकि इसमें माइक्रोमीटर सीआरओ आपने ऑलरेडी किया हुआ ओ लेवल्स में, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि उन्होंने वर्नियर कैलिपर्स भी किया हुआ ओ लेवल्स में। तो लिहाजा ये सिंपल सा टॉपिक है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और उसके बाद फिर मंडे को इंशाल्लाह कॉलेज में मुलाकात होगी आप में से आधे लोगों से। बाकी आधे नहीं, लेकिन मंडे को तो फिजिक्स क्लास नहीं होती ना, फिजिक्स क्लास तो ट्यूसडे से होती है आप लोगों की। चलिए सही है, देखते हैं क्या सेटिंग बनती है, क्या होता है रोटेशन वगैरह का, क्या मसला होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में। हो गया, थैंक यू।